अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। और आज मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगा कि आपने अगर कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करनी है या आप अपने मुल्क से कनाडा इमिग्रेट करके जाना चाहते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी दुनिया से, तो उसके लिए आपने आइल्ट्स की तैयारी कैसे करनी है। ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने ख़ुद आइल्ट्स कैसे तैयार किया था और मैंने कब आइल्ट्स दिया था, मेरा क्या स्कोर रहा था और क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हूँ, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बदस्तूर बनाता रहूँ इंशाल्लाह। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आइल्ट्स इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। देखने में ये सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट है कि आपको अंग्रेज़ी कितनी अच्छी आती है, लेकिन दरअसल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, IRCC वाले इतनी इम्पोर्टेंस आइल्ट्स को इस वजह से देते हैं क्योंकि ये टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि ये पनपता है या जांचता है कि जो कैंडिडेट है ना सिर्फ वो इंग्लिश में कितना अच्छा है, बल्कि ओवरऑल उसकी सुनने, समझने, देखने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत कितनी अच्छी है। क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करते हैं और फिर उन कंफ्यूजन्स में से भी अगर एक कैंडिडेट तवज्जो देकर सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाता है तो वो ना सिर्फ उसकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग स्किल्स को बताता है कि ये अच्छी हैं, बल्कि उसकी एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बताता है कि ये इंसान बात को गहराई में समझकर और सारी ऑप्शंस को एनालाइज करके सही डिसीजन ले सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइल्ट्स का टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो कैंडिडेट की एनालिटिकल स्किल्स को जज करता है कि ये बंदा, जिसको बोलते हैं कि अच्छी तरह से सुन समझ कर और दूरअंदेशी के साथ और सही फ़ैसला करता है। चलिए आपके साथ एक दिलचस्प मिसाल के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आए। समझ लीजिए कि जेन एक फ़र्ज़ी किरदार है और सवाल ये है कि जेन ने लंच नहीं किया या डिनर नहीं किया। अब जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें जेन किसी के साथ ये शेयर कर रही होगी कि रात के वक्त मैं ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मुझे फिर नींद अच्छे से नहीं आती, इसलिए कल मैंने रात का खाना नहीं खाया था। और जो ऑप्शंस होंगी जवाबों में आपके पास, वो होगी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब अगर आपको अच्छे से अंग्रेज़ी आती होगी और आपने तवज्जो दी होगी तो आपको पता होगा कि जेन ने रात का खाना नहीं खाया, या उसने कहा था मैं रात का खाना कल खाए बगैर सो गई थी क्योंकि मुझे फिर हज़म नहीं होता जल्दी। तो ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि रात के खाने को डिनर कहते हैं, क्योंकि जो जवाबी ऑप्शंस होंगे उसमें रात का खाना नहीं लिखा होगा बल्कि उसमें लिखा होगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो ये आपको खुद से कनेक्ट करना है रात के खाने को डिनर के साथ, इवन दो डिनर बोला नहीं गया होगा रिकॉर्डिंग में। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग्स सुनकर अच्छे तरीके से समझकर और फिर सिनोनिम्स जोड़कर अपने अंदाज़ों के तहत सही जवाब सेलेक्ट करने होते हैं। यही गेम होती है लिसनिंग में भी, इसी तरह की रीडिंग में भी। बेसिकली लिसनिंग एंड रीडिंग आर मोर टफ। अभी ऐसे ही एक और दिलचस्प मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। मारूफ मान लीजिए एक फ़र्ज़ी किरदार है और रिकॉर्डिंग चल रही है लिसनिंग में, और एक इन्वेस्टिगेटर है, वो मारूफ से पूछ रहा है कि आपके वालिद साहब की उम्र कितनी है। ठीक है, तो उसमें जवाब में ऑप्शंस हैं 60, 65, 70, 75। अब रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा होगा कि मारूफ इन्वेस्टिगेटर को ये बताएगा कि आज से 2 साल कबल उनकी उम्र 68 ईयर्स थी। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग इस तरह से चले कि उसमें मारूफ डायरेक्टली ये ना कभी भी बोले कि मेरे वालिद की उम्र 70 ईयर्स है, लेकिन क्योंकि अगर आपने तवज्जो दी होगी तो उसने बोला होगा कि आज से 2 साल कबल 68 थी, तो फिर आप खुद अपनी एनालिटिकल स्किल्स जगाते हुए ये असेस करेंगे कि 2 साल कबल 68 थी तो आज 70 होनी चाहिए।
तो इवन दो 70 वुड नॉट हैव बीन सेड इन द रिकॉर्डिंग, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनकी उम्र 70 एंड 70 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने तवज्जो देनी है कि बात हो क्या रही है। आपने कीवर्ड्स की तरफ नहीं जाना। ज़रूरी नहीं है कि आपके कान पड़ें कि 60 65 70 75 में से कोई एक हिंदसा आप सुनेंगे तो जो आपके कान में पड़ गया वही सही आंसर होगा। नो, आपने तवज्जो देनी है कि बात हो क्या रही है और उसके मुताबिक आपने सही आंसर असेस करके नोट करना होगा। तो यही एनालिटिकल स्किल्स होती हैं जिनको जज करने के लिए वो इस तरह का टेस्ट डिज़ाइन करते हैं कि बंदा सुनता समझता कैसा है, ना सिर्फ अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोलता है या सुन सकता है या पढ़ सकता है या लिख सकता है, बल्कि वो तेज़ कितना है। इस तरह से ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया होता है और इसी वजह से वो इस टेस्ट को इतनी वेटेज देते हैं आपकी पॉइंट्स कैलकुलेशन में, बिकॉज इट ओवरऑल असेसेस यू एज अ पर्सन विद योर स्किल्स। ना मैंने आइल्स की तैयारी कैसे की थी, बेसिकली मैं काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस्ड था। ये आइल्स जनरल जो मैंने अबू धाबी में दिया था, इससे पहले मैं करीब 4 दफ़ा आइल्स दे चुका था पाकिस्तान से, और उसका रीज़न ये था कि आइल्स हर 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता था तो मुझे नया देना पड़ता था। और मैं देकर ही रखता था कि ज़िंदगी में कभी भी मूड बन सकता है बाहर से मास्टर्स करने का या हायर स्टडीज़ करने का, तो मेरे पास आइल्स तो कम से कम होना ही चाहिए, इसलिए मैं उसको देकर रखता था। और हर बारी माशाल्लाह मेरा अबव 7 आया, कभी 7.5 आ गया, कभी 8 आ गया, इस तरह से। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो दिस टाइम आई हैड गिवन आइल्स जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन दो उससे पहले मैंने सारे एकेडमिक दिए हुए थे, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे जनरल और एकेडमिक्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन फिर भी एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए तरतीब दे दूंगा जिसमें मैं आपको ये स्टडी और रिसर्च करके बताऊं कि हाउ इज़ आइल्स जनरल डिफरेंट फ्रॉम आइल्स एकेडमिक। लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स में लिखना होगा कि बिलाल भाई डिफरेंस वाली वीडियो बना दीजिएगा कि एकेडमिक और जनरल में क्या डिफरेंस है। ओके, अब मैंने बेसिक सी तैयारी फिर भी की थी वहाँ पर। उस वक्त मैं दुबई में होता था और तैयारी ऐसे की थी कि मैं अपनी वोकेबलरी बिल्डअप करने लग पड़ा था आइल्स स्पीकिंग के लिए। ख़ास तौर से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अगर आप बोलते हैं अपने आंसर्स में तो दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अ हायर रैंक इन योर स्पीकिंग। बाकी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में तो मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। तो बस जस्ट वोकेबलरी ये थी कि मैं कुछ मूवीज़ देख रहा था, कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था, कुछ ऑनलाइन व्लॉग्स देख रहा था, डिफ़िकल्ट किस्म के वर्ड्स को नोट डाउन करता था। एक नोट पैड मैंने बनाया हुआ था उनके मीनिंग्स याद करके, और कोशिश करता था कि उन वर्ड्स को लाजमी इंटीग्रेट करूं अपने आंसर्स में। जाने से पहले ख़ास तौर पर वो 1 पेज की लिस्ट मैंने बनाई हुई थी तकरीबन 40-50 वर्ड्स की, और उनको मैं जाने से पहले एक दफ़ा रिव्यू करके गया था ताकि मेरे जहन में स्टोर हो जाएं। ब्रेनस्टॉर्म कर लिया उन वर्ड्स को मैंने, और उनमें से कुछ वर्ड्स को मैं इस्तेमाल कर पाया था अपने आंसर्स देते हुए स्पीकिंग के वक्त। तो बहरहाल अगर आप आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क से कोई भी इदारे होते हैं जो आइल्स की तैयारी करवाते हैं। पाकिस्तान में नाइकॉन भी है और भी इदारे हैं जो आइल्स की तैयारी करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर आप ख़ुद अच्छी तरह से तवज्जो दें, बैरन्स की बुक ले लीजिएगा और उसमें पूरे टेस्ट्स अच्छे तरीके से दिए हुए होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सभी आप ख़ुद भी तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे कि आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत है ही तो आप मुझसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं भी आइल्स की ट्रेनिंग देता रहता हूँ लोगों को जो इंटरेस्टेड होते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर देता हूँ अगर आप आइल्स की तैयारी मुझसे करना चाहें। ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है, पॉसिबली कनाडा जाऊँगा तो उसके बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन आइल्स ट्रेनिंग मैं ऑनलाइन करवाता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपना आइल्स का रिज़ल्ट शेयर करता हूँ जो मेरा आया था। मेरा स्पीकिंग में 7 बैंड आया था, लिसनिंग में मेरा 8.5 आया था, रीडिंग में 9 आया था और राइटिंग में 7.5 आया था। ओवरऑल बैंड मेरा 8 आया था जो मेरे पॉइंट्स कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा था। और नए आने वाले को थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि मैंने जब अप्लाई किया था दैट वाज इन 2018। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के अंडर अप्लाई किया था एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में। मेरा आइल्स स्कोर इतना अच्छा था कि विदाउट स्पाउस मेरे 448
स्कोर बन गया था और आई हैड बीन इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। वरना अगर आप मैरिड हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो याद रखिए कि आपका और आपके स्पाउस दोनों की एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड आईएलटीएस मैटर करते हैं। ऐसे आप दे सकते हैं, मतलब अपने स्पाउस आपका बेशक आईएलटीएस ना दे, बेशक उसकी एजुकेशन ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्पाउस की भी ये चीज़ें होंगी और अच्छे स्कोर्स होंगे तो दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड स्कोर और फिर आप इनवाइट किए जा सकते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो से बहुत मदद मिल रही होगी। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ वीडियो की। और इंस्टाग्राम को फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ आगे आगे मैं इंस्टाग्राम पर बहुत शेयर करने वाला हूँ आईएलटीएस टिप्स के हिसाब से भी, इमिग्रेशन के हिसाब से भी। वो चीज़ें जो मैं अपने चैनल पर भी नहीं शेयर करता वो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगा, तो वो भी आपके लिए बहुत मालूमाती होगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, और अगर आपने आईएलटीएस दिया है तो आपका क्या स्कोर रहा वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।